हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं अंकुर गुप्ता और मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक 10th और 12th का बायो टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। ये देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट ये उतना ही हलवा है हलवा। अगर इसके सारे टॉपिक्स जो हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ लिए, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपके मन में ये छप जाएगा। अगर नहीं छपा ना तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। बिना किसी टाइम वेस्ट के करते हैं जल्दी से स्टार्ट। तो देखो, इसकी स्ट्रक्चर जितनी देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रही है उतनी है नहीं। सबसे पहले बात करते हैं। देखो, एक मादा जनन तंत्र के अगर ऊपरी भागों से देखा जाए, इसे दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है प्राथमिक जनन अंग एंड दूसरे हैं द्वितीयक या बोल सकते हैं सहायक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग क्या होंगे? प्राथमिक का मतलब होता है जो चीज पहले नंबर पर हो, और जो चीज पहले नंबर पर हो तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, राइट। अब इसमें बताओ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। देखें, हम इन गोल गोल संरचना देख रहे हैं, इन्हें बोलेंगे अंडाशय। अंडाशय प्रत्येक लेडी में एक जोड़ी होती है, एक ये। अंडाशय के बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इन्हें बोलेंगे हम अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के देखो हमने 3 पार्ट्स कर रखे हैं। अगले वाले पार्ट को कीपक, बीच वाले पार्ट को तुम्बिका एंड जो लास्ट वाला पार्ट है इसे बोलेंगे इस्थमस। इस्थमस वाला पार्ट जो है वो गर्भाशय से जुड़ा हुआ है यूटेरस से। यूटेरस में भी देखो 3 लेयर पाई जा रही हैं। जो बाहरी परत है उसे बोलेंगे पेरीमेट्रियम, और जो बीच वाली लेयर है ये वाला हिस्सा इसे बोलेंगे मायोमेट्रियम, एंड जो लास्ट वाली लेयर है ये वाली लेयर इसे बोलेंगे एंडोमेट्रियम। हिंदी में भी लिख रखा है अंतः गर्भाशय परत। एंड उसके बाद जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये वाली स्ट्रक्चर इसे बोलेंगे हम सर्विक्स। हिंदी में बोलेंगे इसे ग्रीवा। और ये लास्ट वाला पार्ट इसे बोलते हैं वेजाइना। वेजाइना को हिंदी में बोलेंगे योनि। तो इसमें प्राथमिक मुख्य जनन अंग जो है वो है हमारे अंडाशय। अंडाशय का काम, अब देखो ये अंडाशय जो है वो 2 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। अंडाशय जो होते हैं वो 2 तरह के एंजाइम सीक्रेट करते हैं। पहला होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? ये गर्भाशय की आंतरिक लेयर जो है उसे मजबूत करने का काम करता है। आगे समझेंगे हम कि ये गर्भाशय की परत को कैसे मजबूत करता है। और जो दूसरा काम होता है वो होता है ओवम का प्रोडक्शन, यानी अंडाणु का निर्माण करना। कोई पूछे कि आपसे बताइए कि अंडाशय का क्या काम होता है तो बता दोगे ना? इसके 2 काम होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एक होता है दूसरा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का सीक्रेशन करना। एंड दूसरा काम होता है ओवम प्रोडक्शन, यानी अंडाणु का निर्माण करना। अब मान लो इसके अंदर जो है अंडाणु बन चुका है, यानी पूरी तरह से परिपक्व हो गया है। अब जैसे परिपक्व होने के बाद अंडाशय से अंडाणु निकलने वाला है। आगे वाला हिस्सा जो है उन्हें कैच कर लेता है, और जैसे ही कैच किया उन्हें पकड़े रखा। पकड़ने के बाद ये वाला अंडाणु को अंदर धकेल देता है, यहाँ पर एम्पुला वाले इलाके में, तुम्बिका। अब जैसे एम्पुला में आया हमारा ये वाला अंडाणु, तो ये वेट करने लगता है करीबन 24 घंटे कि अब किसका वेट करेगा यहाँ का? तुम्हारा नहीं, गंदा जोक था बेल। ये वेट करने लगता है शुक्राणुओं का कि भाई कब शुक्राणु भाई साहब आएंगे, हम मिलेंगे, मिलने के बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। अब मान लो हमारे शुक्राणु भाई साहब 24 घंटे के अंदर अंदर आए नहीं। अब जब आए नहीं तो ये हो जाते हैं नाराज, और नाराज होने के बाद ये क्या करते हैं कि भाई साहब हटो, वो नहीं आएगा, मैं अकेला ही आगे जाऊंगा। अब ये धीरे धीरे आने लगता है इस्थमस वाले इलाके में, और जैसे इस्थमस वाले इलाके में आ जाता है तभी यहाँ से इस टाइम पर जैसे ये एम्पुला वाले इलाके में होता है तभी हमारा अंडाशय क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ये हार्मोन सीक्रेट होता है तभी ये क्या होती है, गर्भाशय की अंदर वाली लेयर जो होती है वो मोटी होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसी मोटी हुई
ये भाई प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहता है कि तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं। और जैसे ही मेहमान आएंगे तुरंत नाश्ता पानी कराना, भोजन देना। तो भाई चलो ठीक है, आने वाले आने दो, हम तभी से तैयार हो रहे हैं। अब जैसे ही ये तैयार हो गई, तभी क्या हुआ, हमारा अंडाणु धीरे 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 खिसकता हुआ आ गया और शुक्राणु भाई सब नहीं आए। तो यहाँ से अंडा से समझ जाता है कि अब छोड़ो, मेहमान जो है, दूसरा मेहमान तो आया नहीं, तो इस वाले मेहमान का क्या फायदा। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करना कम कर देता है। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेशन कम हुआ, तो क्या हुआ, यहाँ पर ये लेयर जो है वो मोटी होना कम हो गई। और ये देखती है कि भाई अंडाणु जो हैं वो अकेले आए हैं, साथ में शुक्राणु भाई साहब को नहीं लेकर आए हैं। फिर इसका दिमाग खराब, और जैसे ही दिमाग खराब आता है, ये अंडाणु यहाँ पर आता है गर्भाशय में। गर्भाशय में आने के बाद गर्भाशय की अंदर की दीवार नाराज, ये अपने आप को घोलना स्टार्ट कर देती है, तोड़ना स्टार्ट कर देती है। तू अकेला कैसे आया भाई, शुक्राणु को क्यों नहीं लेकर आया। और जैसे ये टूटना स्टार्ट हुई, तो ये क्या करती है, खून 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 ब्लड के रूप में अंडाणु को बाहर ले जाती है। चल तेरा यहाँ कोई काम नहीं, अकेला आया है। और धीरे 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 सर्विक्स, ग्रीवा और योनि के जरिए शरीर से बाहर। डेट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसे कहा जाता है मासिक चक्र, जो प्रत्येक स्त्री में हर महीने 27, 28, 29 दिन बाद आता है। ये करीबन 3 से 5 दिन तक लगातार चलता है, क्योंकि धीरे 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 वो ब्लड गर्भाशय के अंदर की दीवार और ओवम शरीर से बाहर निकल रहे होते हैं इस दौरान। ओके, इतना समझे, इज इट क्लियर। एंड देन अब समझते हैं, इसका काम हो गया। अगले महीने भाई इसकी बारी, इस अंडाशय की बारी। अब जैसे ही इस अंडाशय की बारी आई, इन्होंने क्या किया, अंडाशय से अंडाणु बना। अंडाणु बनने के बाद ये क्या करती है, फिमरी उसे खींच लेती हैं, और खींचने के बाद इसे वही भेज देती है एम्पुला वाले इलाके में। अब जैसे ही एम्पुला वाले इलाके में अंडाणु आया, आने के बाद तभी क्या हुआ, किसी ने यहाँ पर संभोग कर लिया। और संभोग करने के बाद यहाँ से आए वही शुक्राणु, भागते 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 दौड़ते दौड़ते। और एक बात याद रखना, कम से कम एक बार में 2 करोड़ प्लस शुक्राणु, 2 करोड़ प्लस स्पर्म होने चाहिए। अब 2 करोड़ प्लस शुक्राणु यहाँ पर घूमते घूमते आए। अब तुम कहोगे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, 2 करोड़ शुक्राणु की क्या आवश्यकता है। हमारे अंडाणु को चिपकने के लिए केवल 1 शुक्राणु की आवश्यकता होती है। आप कह रहे हो 2 करोड़, तो देखते हैं। अब जैसे 2 करोड़ शुक्राणु आए, वीर्य आए, वीर्य में शुक्राणु होते हैं, आप जानते हो। लेकिन जैसे 2 करोड़ शुक्राणु यहाँ पर वेजाइना में आए, वेजाइना का जो माध्यम होता है, एनवायरमेंट होता है, वो होता है अम्लीय। और अम्लीय माध्यम में हमारे शुक्राणु जो हैं वो ज्यादा चल नहीं पाते, अपनी शक्ति दिखा नहीं पाते। और ज्यादा शक्ति दिखा नहीं पाते तो क्या होता है, कोई तो यहीं पर दम तोड़ देता है वेजाइना में। और कोई भी अगर उनमें से आधे शुक्राणु क्या है चले भी गए, तो कुछ ग्रीवा में अटक जाते हैं, सर्विक्स में। क्योंकि सर्विक्स जो है वो बहुत पतली नली के रूप में खुली होती है। कुछ शुक्राणु जो है लाखों की संख्या में गर्भाशय में आ भी गए, तो देखो शुक्राणु की आंखें तो होती नहीं है कि भाई उन्हें ये पता है कि इस महीने शुक्राणु यहाँ पर बनाए, इसमें नहीं बनाए। आधे शुक्राणु इधर चले गए, आधे शुक्राणु इधर चले गए। अब जैसे शुक्राणु इधर चले गए, इधर वाले तो बिल्कुल बेकार गए, क्योंकि यहाँ पर हमारा इस महीने अंडाणु तो बना नहीं है, तो ये वाले तो मर मुरा कर वही नष्ट हो गए। लेकिन इस वाले में जो शुक्राणु गए थे, जाते 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 यहाँ पर फाइनली 1 शुक्राणु ऐसा हुआ जो यहाँ पर पहुंच गया। अब जैसे शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचा, उसने उसकी ऊपर की लेयर, ये हमारा अंडाणु है और ये हमारा शुक्राणु है। अब जैसे यहाँ पर ये अंडाणु है, ये शुक्राणु है। अंडाणु हमारे पर पहुंचा, थोड़ी स्ट्रक्चर, थोड़ी मेरी आर्ट्स खराब है, बहुत ज्यादा गंदी है, बट इतनी भी गंदी नहीं है कि आप समझ नहीं पाओ। अब देखो यहाँ पर ये अंडाणु है, ये क्या है, शुक्राणु। शुक्राणु पहुंचा, शुक्राणु ने क्या किया, इसके ऊपर वाली जो लेयर है इसे बोलते हैं जोना पेलिसुडा। अब इसने क्या किया, इस वाली लेयर को शुक्राणु ने ये तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद अपना केंद्रक जो है इसके अंदर डाल दिया। और डालने के बाद ये पूरा हिस्सा जो होता है
वो बाहर ही रह जाता है और केवल केंद्र केंद्र अंदर चले जाते हैं। अब इसे कहेंगे हम जाइगोट। अब जाइगोट महाराज क्या करते हैं, जैसे ही अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल गए, मिलने के बाद अब ये डायरेक्ट नहीं खिंच सकते हैं गर्भाशय में। अब ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर कर सेल डिवीजन करते हैं, अपने अंदर कोष का विभाजन करते हैं। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, जैसी 32 कोशिकाएं हो जाती है इनके अंदर धीरे धीरे, तो इसे बोलेंगे मॉरूला। और मॉरूला जो है धीरे धीरे और कोष का विभाजन करता है, और बहुत सारी जब कोष का विभाजन हो जाता है तब ये आ जाते हैं यहाँ पर धीरे धीरे। अब जैसी बहुत सारी कोशिका इसके अंदर हैं, यहाँ से यहाँ निषेचन से यहाँ तक आने में करीबन इसे हो जाते हैं 5 दिन, 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिन जैसे हो जाते हैं, अब इसकी बारी आ गई है घर में एंटर होने की। अब जैसे ये घर में एंटर होगा तब इसकी अच्छे से क्लास लगेगी, देखना। अब ये भाई साहब हमारे, इसे बोलेंगे अब मॉरूला बना, मॉरूला से बना ब्लास्टोसिस्ट। जब इसमें बहुत सारी कोशिका हो जाती है तब इसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ओके, ब्लास्टोसिस्ट अब हमारे इसमें आ गया, गर्भाशय में आया, गर्भाशय में आकर चिपका, चिपकने के बाद यहाँ पर ये इस क्रिया को कहते हैं अंतरोपण। क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। जाइगोट क्या हुआ, अंडवाहिनी से गर्भाशय में आया, इस क्रिया को बोलेंगे हम इम्प्लांटेशन। इज इट क्लियर? पता भी नहीं है मुझे माइक से आवाज आ भी रही है नहीं, बट आप इंजॉय कर पा रहे हो ना बायोलॉजी को? प्लीज बताना जरूर कमेंट में। अब जैसे ही जाइगोट जो है वो गर्भाशय में आ गया, इस क्रिया को बोलेंगे इम्प्लांटेशन। लेकिन इस चीज को क्या बोलेंगे, अंडाणु? नो। जाइगोट? नो। ब्लास्टोसिस्ट? नो। अब देखो अलग अलग जगह हर चीज का अलग अलग नाम होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप कभी स्कूल गए हो, फाइनली गए होंगे, तब आपके टीचर्स या बाकी के लोग आपसे क्या कहते हैं, कहते हैं कि भाई छात्र छात्राएं, लड़की हो तो छात्राएं, स्टूडेंट्स। लेकिन जब आप घर जाते हो तब आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं आपको, छात्र कहते हैं? नहीं, तब आपका जो प्यारा नाम है, कलुआ, सीमा, कोयल, नेकासी, नेक्सा, नन्ना, पतला, जो भी आपका नाम है या जो भी आपका प्यारा निकनेम है, कलुआ सॉरी ये थोड़ा डार्क हो गया, जो भी आपका नाम है, ठीक है। लेकिन जब आपकी शादी होती है तब आपको क्या कहा जाता है, दूल्हा, राइट। अगर आप लड़की हो तो दुल्हन। शर्माने वाली बात नहीं है भाई। लेकिन हाँ दुल्हन। अगर आप बारात, किसी की बारात में दावत खाने गए हो तब इस आपको क्या कहा जाएगा, तब आपको स्टूडेंट्स कहा जाएगा? नहीं। लड़का लड़की कहा जाएगा? नहीं। तब आपको कहा जाएगा बारातियां। भाई बारातियां आए हैं, दावत खिलाओ। वैसे ही हर जगह हर चीज का अलग अलग नाम होता है। अब देखो यहाँ से अंडाणु जो है अंडवाहिनी में आया, इसे बोलेंगे अंडाणु। अब अंडाणु जो है अंडवाहिनी में आकर शुक्राणु से मिल गया, इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसे, जाइगोट। जब अंडाणु शुक्राणु से आपस में टकराया, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। और जो संरचना बनती है ये वाली, इसे बोलेंगे जाइगोट। अब जाइगोट क्या करता है, धीरे 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 अपने अंदर कोश का विभाजन करने लगता है। अब सेल डिवीजन करने के बाद इसके अंदर कोशिकाएं जितनी हैं 32 कोशिकाएं बन जाती हैं, तब इसे बोलेंगे मॉरूला। और मॉरूला के बाद इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं बनकर करीबन 90 से 100 कोशिकाएं बन जाती हैं, तब इसे बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। अब जब यही ब्लास्टोसिस्ट हमारे गर्भाशय में एंटर होगा और चिपकेगा इसकी अंदर वाली दीवार से, इसे बोलेंगे एम्ब्रियो, भ्रूण। अब ये पहले से तैयार कर रखी थी कि भाई यहाँ पर हमारे अंडाणु शुक्राणु मिलके हुए आ रहे होंगे दोनों मेहमान, और हमें इन्हें पालना पोसना है। तब ये क्या करती है, ब्लास्टोसिस्ट की ऊपर वाली लेयर एक नली टाइप स्ट्रक्चर बनाने लगती है, जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। इस वाले भाग को बोलेंगे प्लेसेंटा। इस जो नली होती है इसे बोलेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड। अब इसका काम क्या होता है, देखो वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं हो रही है, राइट, ज्यादा लंबी नहीं है, मजा आ रहा है, ध्यान से सुनो पूरा काम छोड़ छाड़ कर। अब देखो हुआ क्या,
यहाँ से एक प्लेसेंटा बनी, एक नली बनी, जो क्या हुआ गर्भाशय की ऊपर वाली दीवार से चिपक गई। चिपकने के बाद अब क्या करता है भ्रूण, यहीं से जितना भी उसे उत्सर्जन करना होता है, उसे खाना पीना चाहिए होता है, खाना पीना पोषण चाहिए। अगर पेट में है तो उसे चाहिए नहीं चाहिए, ऑब्वियसली बात है भाई, हर किसी के लिए, चाहे पेट में हो चाहे शरीर से बाहर हो, उसे खाना चाहिए ही चाहिए हर कीमत पर। तो माँ जो भी कुछ खाती है, सेब खाना, रोटी पानी, सब चीज A to Z, इवन मेडिसिन, इवन गोली तक। अब जैसे ही उसने खाया तो ये प्लेसेंटा के जरिए, उस नली के जरिए बच्चे के पेट तक जाता रहता है। इवन उसको ऑक्सीजन भी यहीं से होते हुए उसे यहीं पर मिलती है। और जो भी उसे उत्सर्जन करना होता है, मूत्र विसर्जन करना होता है, मल विसर्जन करना होता है, तो ये इसी नली के द्वारा शरीर से, माँ के गर्भाशय से बाहर निकाल देता है इसके जरिए। इज इट क्लियर? अब इसे हो जाते हैं 9 मंथ्स कंप्लीट और इसका पूरा डेवलपमेंट गर्भाशय में हो जाता है। अब होने के बाद गर्भाशय कहता है भाई साहब अब तुम्हारा वजन हम नहीं साध सकते। अब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, गर्भाशय की दीवारें कहती हैं भाई बस कर। तभी क्या होता है, अंडाशय से एक हार्मोन निकलना स्टार्ट होता है, और जैसे ही हार्मोन निकला तभी क्या होता है, इस गिरिवा मार्ग से ये फैलना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ये 0 सेंटीमीटर होती है वैसे तो इसकी जो चौड़ाई होती है, लेकिन धीरे धीरे ये करीबन 10 सेंटीमीटर तक चौड़ी आ जाती है। और 10 सेंटीमीटर चौड़ी आने के बाद अब भ्रूण क्या होता है, धीरे धीरे खिसकने लगता है, क्योंकि इस टाइम पर गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम लेयर थी, एंडोमेट्रियम नहीं मध्य गर्भाशय परत थी, वो संकुचन करना स्टार्ट कर देती है कि भाई बाहर निकलो। और जैसे संकुचन निकलना स्टार्ट कर देती हैं तभी क्या होता है, भ्रूण को धक्का लगना स्टार्ट हो जाता है पीछे से। अब जैसे भ्रूण को धक्का लगना स्टार्ट होता है तो क्या करते हैं, भ्रूण क्या करता है, धीरे धीरे यहाँ रास्ता चौड़ा जाता है। छोड़ने के बाद गिरिवा रास्ता को साफ करते हुए वैजाइनस के जरिए शरीर से बाहर आ जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं हम प्रसव। क्या बोलेंगे, प्रसव। और हिंदी में बोले तो इंग्लिश में बोले तो पार्चुराइजेशन। एक बार और शॉर्ट में, ब्रीफ में एक बार आपको समझा देता हूँ। देखो कोई अगर आपसे पूछने लगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है, प्रत्येक पार्ट्स का काम बताइए, हाई स्कूल हो या 12th, ये टॉपिक दोनों में ही वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लीज स्टार करके जरूर रखना ये अपने सिलेबस में या अपनी नोटबुक्स में या बुक्स में। देखो इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, वैसे तो 3 भागों में बांटा गया था, लेकिन मैंने यहाँ 2 पार्ट्स लिखे हैं क्योंकि ये लॉन्ग में काफी है। अगर लॉन्ग में ये करके आओगे तो आपके नंबर जो है वो रखे के रखे मिलेंगे, पूरे के पूरे जितने आपको मिलने चाहिए। अब देखो इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक जननांग एंड द्वितीयक जननांग को बोलते हैं, या सहायक जननांग, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सहायता प्रदान करते हैं। ये जितने भी अंग हैं, मेन अंग है हमारा अंडाशय। और पुरुषों में बात करें तो क्या है, वृषण, टेस्टिस। अब देखो इसमें क्या है, प्राथमिक जनन अंग जो है अंडाशय है। अंडाशय के मेनली 2 फंक्शन होते हैं, हार्मोन सीक्रेशन और ओवम का प्रोडक्शन। हार्मोन कौन कौन से सीक्रेट करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है, ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड ये क्या करता है, भ्रूण को हेल्प करता है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को मजबूत करता है, और भी इसके ढेरों सारे काम है। एस्ट्रोजन का काम क्या करता है, एस्ट्रोजन का काम होता है इसके जो बाहरी जननांग है एक स्त्री में उन्हें विकसित करना, जैसे कि स्तन ग्रंथियां और भी लैंगिक अंग हैं उनको विकसित करना। ओके, इज इट क्लियर? द्वितीयक या सहायक जनन अंग। अब द्वितीयक या सहायक जनन अंग कौन से होते हैं, इसके बाद हमारी हेडिंग डालेंगे दूसरी। पहली हेडिंग ये हो गई हमारी, अब दूसरी हेडिंग डालेंगे एग्जाम में, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को देखो इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं और ओविडक्ट भी बोलते हैं, डिम्ब वाहिनी भी बोलते हैं। पेपर में आ जाए ना डिम्ब वाहिनी क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, तो चकराना मत कि हमने तो भाई भैया ने ये बताई थी कि इसे केवल अंडवाहिनी पढ़ते हैं, अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब लिखा नहीं था, लिखा हुआ है फैलोपियन ट्यूब। ये डिम्ब वाहिनी कर आ जाए शॉर्ट में तो करके जरूर आना। अब देखो द्वितीयक या सहायक जनन अंग, उसमें पहला आता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को हमने 3 भागों में बांटा गया था। कीपक, अगले भाग जो था जो उंगली जैसी संरचना बन रही थी उस वाले पार्ट को बोलते हैं कीपक। दूसरे वाले जो मिड में पार्ट था जो मध्य में था उसे बोलते हैं तुम्बका। अगर और तीसरा था इस्तमस। पूछने लगे 1 नंबर में आ जाए कि बताइए हमारा निषेचन कहाँ होता है, तो हम बोलेंगे पहली बात तो निषेचन अंडवाहिनी में होता है।
अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में, और अंदर पूछ ले कि फैलोपियन ट्यूब में कहाँ पर, तो हम कहेंगे तुम्बका वाले इलाके में अंडाणु शुक्राणु आपस में मिलकर निषेचन करते हैं। ओके, एंड इस्तेमस, इसका काम बताया था ना मैंने। अब आ जाते हैं गर्भाशय। गर्भाशय की 3 परतें होती हैं। बाहरी परत को बोलते हैं परिगर्भाशय या पेरीमेट्रियम, बीच वाली लेयर को बोलेंगे मध्य गर्भाशय, मायोमेट्रियम, एंड लास्ट वाली जो अंदर वाली दीवार होती है उसे बोलेंगे अंतर्गर्भाशय परत, एंडोमेट्रियम। इज इट क्लियर? परिगर्भाशय का क्या होता है? ये अंदर का गर्भाशय प्रोटेक्ट करना, उसे झटकों से बचाना। मध्य गर्भाशय का काम क्या होता है? ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ ये क्या करती है? संकुचन प्रदान करती है जब प्रसव की क्रिया होने वाली होती है। ठीक है। एंड अंतर्गर्भाशय का काम क्या होता है? अगर क्या हुआ, अंडाणु अकेला आया तो उसे मंथली साइकिल के रूप में शरीर से बाहर निकाल देना। अब क्या होता है, अंडाणु अगर शुक्राणु के साथ लेकर आया तो इसे भाई 9 महीने तक, पूरे 9 महीने तक इसे पोषण प्रदान करना, इसका अच्छे से ख्याल रखना। ओके, अंतर्गर्भाशय का काम समझे। एंड आते हैं ग्रीवा। सॉरी, सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, 4 बज रहे हैं, क्योंकि मेरे घर का माहौल ऐसा है कि इस टाइम पर लाइट अच्छे से आती है और माहौल चारों तरफ शांत रहता है, तो इसीलिए मैंने ट्राई किया कि इस टाइम वीडियो बनाया जाए। अब आता है ग्रीवा। ग्रीवा क्या करती है भाई? इसके मेनली 3 फंक्शन होते हैं ग्रीवा के। पहला काम होता है प्रोटेक्शन बैरियर। भाई वैजाना के जरिए कई छोटे छोटे कीटाणु विषाणु अंदर एंटर होते रहते हैं, तो ये क्या करती है? सर्विक्स से एक म्यूकस सिक्रेट करने लगती है, चिपचिपा द्रव, और जैसी चिपचिपा द्रव निकलती है ये कर देती है गाढ़ा, जैसे जीवाणु विषाणु आए तो। अब जैसे गाढ़ा होगा तो इसमें जीवाणु विषाणु फंस जाते हैं और अंदर गर्भाशय तक या अंडवाहिनी तक नहीं पहुंच पाते हैं। पहला काम होता है बैरियर पर, एक बैरियर की तरह काम करना, और दूसरा काम होता है स्पर्म को गाइड करना। अब जैसे इस संभोग के दौरान शुक्राणु जाते हैं तो ये क्या करती है? म्यूकस को चिकना और पतला कर देती है ताकि स्पर्म जो है वो फंसे ना और आराम से अंदर जाए। ओके, और तीसरा काम क्या करती है? जैसे इसमें शिशु के 9 मंथ्स कंप्लीट होते हैं तो ये धीरे धीरे फैलना स्टार्ट होती है। इस क्रिया को कहते हैं विस्फारण, और जब चाइल्ड बर्थ हो जाती है तो ये वापस अपनी आकृति में आ जाती है, इसे कहते हैं शीतलन। लास्ट में बचता है योनि। योनि तो आप जानती हो, इसके मेनली 3 काम होते हैं। पहला है संभोग का मार्ग प्रदान करना, पेनिस के लिए एक रास्ता प्रदान करना संभोग के लिए। दूसरा काम है जब मंथली साइकिल होती है तो इसी मार्ग के जरिए शरीर से बाहर निकलती है, इसे रास्ता प्रदान करना। और तीसरा काम जो है चाइल्ड को, एक शिशु जो है वो इसी रास्ते के जरिए बाहर निकलता है, तो ये प्रसव में भी मदद करती है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके लिए, एक टॉपिक के लिए। लास्ट में अगर आप समझना चाहो, इसका एक पार्ट्स और रह गया है, जिसे बोलते हैं बाह्य जनन अंग, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। अगर आप चाहो तो मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ, एक वैजाना कैसी होती है, कितने छिद्र होते हैं, उसका प्रत्येक का काम क्या होता है। और वैसे तो वो इंटर में, चलो देखते हैं क्या माहौल रहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर ये टॉपिक समझ में आ गया हो, एक कमेंट जरूर छोड़ना। चाहे बेशक समझ में नहीं आया हो तो कुछ लिखना कि भाई ये टॉपिक समझ में नहीं आया, हमारा दोबारा समझाओ। मैं बड़े ही बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। लाइक कमेंट्स जरूर करना। ओके, चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो या इंग्लिश मीडियम, आप चाहे यूपी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से, प्लीज कमेंट जरूर करना कि आपको कौन सा टॉपिक जो है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मैं चुटकियों में उसे हलवा बनाने की कोशिश करूंगा और आपको टेस्ट कराऊंगा। ओके बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।